सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता नदी के द्वीप। सबसे पहले सारांश पढ़ेंगे। कवि के व्यक्तिक स्वभाव या द्वीप भाव को व्यक्त करने वाली यह प्रसिद्ध कविता है। कवि ने स्वयं कहा है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि कवि अपनी व्यक्तिकता को सुरक्षित रखना चाहता है। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी व्यक्ति भीड़ से अलग रहकर जीना चाहता है। वह इस अकेलेपन को अपनी नियति मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। उसी में अपने जीवन की सार्थकता देखता है। फिर वह अपने आप को समाज का अंग मानता है। नदी ही उसे जन्म देती है, आकार देती है और वह उसी का पुत्र है। जिस प्रकार नदी के भीतर रहकर भी द्वीप का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसी प्रकार समाज में रहकर भी व्यक्ति का अपना स्वतंत्र महत्व होना चाहिए। अगर कभी द्वीप उखड़ जाए तो रेत बन जाए, तब भी नदी नए द्वीप का निर्माण करती है। उसी प्रकार समाज में भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण बार बार होता रहेगा। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य हैं। समाज में व्यक्ति का व्यक्तित्व संस्कारित होता रहा है। व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अब कविता की ओर चलेंगे हम लोग। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतर्द्वीप, उभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। भावार्थ हम लोग जानेंगे। नदी के द्वीप कविता कवि अज्ञे के काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर से ली गई है। यह कविता व्यक्तित्व विषयक अज्ञे की धारणा का परिचय देती है। वस्तुतः नदी का द्वीप व्यक्तित्व का प्रतीक है। नदी की धारा द्वीपों को आकार देती है। उन्हें बहाकर वहीं पुनः उसका निर्माण करती है, किंतु द्वीप धारा से भिन्न है। इसी प्रकार जीवन की धारा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व वैसा ही विशिष्ट है जैसे द्वीप जीवन से निर्मित होकर भी उसमें रहकर और उससे अर्थ पाकर भी व्यक्तित्व एक विशिष्ट सत्ता है। इस द्वीप होने की स्थिति को शाप न मानकर अज्ञे ने उसे अपनी नियति कहा है। द्वीप पुत्र है और भूखंड पितर है। इस कविता में अज्ञे ने विशिष्ट व्यक्तित्व और व्यापक जीवन में अनवरत संबद्ध होने के भाव को एक दूसरे से जोड़ने का यत्न किया है। कविता के पहले स्टैंजा का भावार्थ। हम नदी के द्वीप हैं, हम बने हैं। कवि स्वयं को नदी का द्वीप मानता है। उसका कहना है कि संसार की यह नदी उसे छोड़कर बह जाए तथा वह अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए भी नदी के मध्य में ही रहना चाहता है। कवि कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, नदी ही हमारी माँ है, क्योंकि उसी से इन द्वीप का सृजन हुआ है और यह नदी ही है जो इन द्वीपों के कोने, उनके गलियों, उनके अंतरिप, इनके उभार एवं उनके बालुमय किनारों का निर्माण करती है तथा इन द्वीपों का संपूर्ण नदी पर ही आधारित है। कहने का अभिप्राय है कि कवि स्वयं को संसार द्वारा निर्मित ही मानता है। कविता का दूसरा स्टैंजा। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा। हमसे द्वीप है स्रोत वाहिनी के, किंतु हम
बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाओगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। दूसरे स्टैंजा का भाव। कवि कह रहा है कि हम दीप अवश्य हैं, पर नदी की धारा नहीं हैं, और उसने नदी के समक्ष अपना स्थिर रूप में समर्पण किया है, तथा वह अपने को हमेशा से ही द्वीप मानता है। कवि कहता है कि नदी के द्वीप बहते नहीं हैं, क्योंकि बहने का अर्थ होता है खंडित होकर बालू बन जाना, और यदि वे बह जाएं तो उनका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही यदि नदी के द्वीप बहने लगे तो उनके पैर उखड़ेंगे, वे डूबेंगे, ढहेंगे, जल की चोट सहेंगे और अंत में बह जाएंगे। परंतु चूर्ण चूर्ण होकर भी जल की धार नहीं बन सकते, बल्कि इसके विपरीत वे बालू बनकर जल की धारा ही मलिन करेंगे तथा उसकी उपयोगिता भी नष्ट कर देंगे। इस प्रकार कवि ने यहाँ प्रतीक के माध्यम से स्वयं को और अपने सहयोगियों को इस संसार रूपी नदी में स्थिर रूप से खड़ा माना है, और उसका कहना है कि वह इस धारा के साथ बहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे आशंका है कि वह यदि समाज की परंपरा और उसकी भावनाओं में ही बह निकला तो वह समाज का कुछ भी कल्याण न कर सकेगा, तथा उससे अर्थात समाज में कुछ मलिनता ही लाएगा। कविता का तीसरा स्टैंजा। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोध में। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। तीसरे स्टैंजा का भावार्थ। द्वीप हैं हम से लेकर पितर है। कवि स्वयं को और अपने सहमार्गियों को नदी का द्वीप मानता है, तथा उसका कहना है कि वे सब अपने पृथक अस्तित्व को शाप नहीं मानते, बल्कि भाग्य का चक्र ही मानते हैं, और अपने को इस नदी की गोद में लेता हुआ उसका पुत्र ही कहते हैं। इस प्रकार यह नदी ही एक माध्यम है जो उन्हें पृथ्वी से मिलाती है, और वे इस भूखंड को अपना पिता मानते हैं तथा नदी के बहते रहने की कामना करते हैं। अतएव इससे उन्हें पृथ्वी से जो दान मिलता है वह मिलता रहे। वे यह भी चाहते हैं कि नदी उन्हें अपने बहाव से परिष्कृत करती हुई उन्हें संस्कार देती हुई चलती रहे। चौथा स्टैंजा। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से दाय हमको मिला है, मिलता रहा है। मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे। यह स्रोतस्विनी की ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टिकेंगे। कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता उसे फिर संस्कार तुम देना। चौथा स्टैंजा का भावार्थ। नदी से लेकर संस्कार तुम देना। कवि कह रहा है कि यदि कभी ऐसा हो कि नदी की इच्छा से या किसी की मनमानी से या अत्याचार से उसका जल
घरघराने लगे और उसमें विप्लव सा हो उठे, तब वह नदी कर्मनाश, कीर्तिनाश और घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो उन्हें अर्थात नदी के द्वीप को यह स्वीकार है कि वे चूर्ण चूर्ण होकर उसके प्लावन में डूब जाएं। इतना अवश्य है कि यह क्षणिक होगा और वे पुनः अपने पैर जमाएंगे तथा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। वह नदी से यह प्रार्थना करता है कि वह उन्हें अर्थात नदी के द्वीप को पुनः संस्कार प्रदान करे। इस प्रकार कवि संसार के किसी उद्धत प्रवाह से अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के नष्ट हो जाने पर भी उसके पुनः संस्कार की कामना करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नदी के द्वीप का प्रतीक अत्यंत भावाभिव्यंजक बन पड़ा है और यह कविता गेह के विद्रोही और क्रांतिकारी जीवन का भी परिचय देती है। एक समीक्षक के कथनानुसार शेखर एक जीवनी में विद्रोह के लिए विद्रोह का दृष्टिकोण भी उपस्थित किया गया है। वहीं उनकी धारणा यह है कि क्रांतिकारी जन्मजात होता है और विद्रोह उसकी अनिवार्य नियति है। उस व्यक्तित्व तथा उसके आदर्श का निरूपण नदी के द्वीप कविता में हुआ है। अब हम लोग कविता की मूल संवेदना को पढ़ेंगे। नदी के द्वीप कविता कवि गेह के काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर से ली गई। यह कविता व्यक्तित्व विषयक गेह की धारणा का परिचय देती है। वस्तुतः नदी का द्वीप व्यक्तित्व का प्रतीक है। नदी की धारा द्वीपों को आकार देती है, उन्हें बहाकर वही पुनः उसका निर्माण करती है, किंतु द्वीप धारा से भिन्न है। इसी प्रकार जीवन की धारा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व वैसा ही विशिष्ट है जैसा द्वीप। जीवन से निर्मित होकर भी, उसमें रहकर और उसमें अर्थ पाकर भी व्यक्तित्व एक विशिष्ट सत्ता है। इस द्वीप होने की स्थिति को शाप ना मानकर गेह ने उसे अपनी नियति कहा है। द्वीप पुत्र है और भूखंड पितर है। इस कविता में गेह ने विशिष्ट व्यक्तित्व और व्यापक जीवन से अनवरत संबद्ध होने के भाव को एक दूसरे से जोड़ने का यत्न किया है। कवि स्वयं को नदी का द्वीप मानता है। उसका कहना है कि संसार की यह नदी उसे छोड़कर बह जाए तथा वह अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए भी नदी के मध्य में ही रहना चाहता है। कवि कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, नदी ही हमारी माँ है, क्योंकि उसी से इन द्वीपों का सृजन हुआ है और यह नदी ही है जो इन द्वीपों के कोने, उनके गलियों, उनके अंतरिप, इनके उभार एवं उनके बालुमय किनारों का निर्माण करती है तथा इन द्वीपों का संपूर्ण नदी पर ही आधारित है। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि स्वयं को संसार द्वारा निर्मित ही मानता है। कवि कह रहा है कि वह द्वीप अवश्य है पर नदी की धारा नहीं है और उसने नदी के समक्ष अपना स्थिर रूप में समर्पण किया है तथा वह अपने को हमेशा से ही द्वीप मानता है। कवि कहता है कि नदी के द्वीप बहते नहीं हैं, क्योंकि बहने का अर्थ होता है खंडित होकर बालू बन जाना, और यदि वे बह गए तो उनका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही यदि नदी के द्वीप बहने लगे तो उनके पैर उखड़ेंगे, वे डूबेंगे, ढहेंगे, जल की चोट सहेंगे और अंत में वह बह जाएंगे। परंतु चूर्ण होकर भी जल की धार नहीं बह सकते, बल्कि इसकी विपरीत वे बालू बनकर जल की धारा ही मलिन करेंगे तथा उसकी उपयोगिता भी नष्ट कर देंगे। इस प्रकार कवि ने यहाँ प्रतीक के माध्यम से स्वयं को और अपने सहयोगियों को इस संसार रूपी नदी में स्थिर रूप से खड़ा माना है और उसका कहना है कि वह इस धारा के साथ बहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे आशंका है कि वह यदि समाज की परंपरा और उसकी भावनाओं में ही बह निकला तो वह समाज का कुछ भी कल्याण न कर सकेगा तथा उसमें अर्थात समाज में कुछ मलिनता ही लाएगा। कवि स्वयं को
और अपने सहमार्गियों को नदी का द्वीप मानता है तथा उसका मानना है कि वे सब अपने पृथक अस्तित्व को शाप नहीं मानते बल्कि भाग्य का चक्र ही मानते हैं और अपने को इस नदी की गोद में लेता हुआ उसका पुत्र ही कहते हैं। इस प्रकार यह नदी ही एक माध्यम है जो उन्हें पृथ्वी से मिलती है अर्थात मिलाती है और वे इस भूखंड को अपना पिता मानते हैं तथा नदी के बहते रहने की कामना करते हैं। अतएव इससे उन्हें पृथ्वी से जो दान मिलता है वह मिलता रहे। वे यह भी चाहते हैं कि नदी उन्हें अपने बहाव से परिष्कृत अर्थात स्वच्छ करती हुई उन्हें संस्कार देती हुई चलती रहे। कभी कह रहा है कि कभी ऐसा हो कि नदी की इच्छा से या किसी की मनमानी से या अत्याचार से उसका जल घरघराने लगे और उसमें विप्लव सा उठे तथा वह नदी कर्मनाश कीर्तिनाश और घोर कार प्रवाहिनी बन जाए तो उन्हें अर्थात नदी के द्वीप को यह स्वीकार है कि वे चूर्ण चूर्ण होकर उसके प्लावन में डूब जाएं। इतना अवश्य है कि क्षणिक होगा और वे पुनः अपना पैर जमाएंगे तथा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। वह नदी से यह प्रार्थना करता है कि वह उन्हें अर्थात नदी के द्वीप को पुनः संस्कार प्रदान करे। इस प्रकार कवि संसार के किसी उद्धत प्रभाव से अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के नष्ट हो जाने पर भी उसके पुनः संस्कार की कामना करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नदी के द्वीप का प्रतीक अत्यंत भावाभिव्यंजक बन पड़ा है और यह कविता गे के विद्रोही और क्रांतिकारी जीवन का परिचय देती है। एक समीक्षक के कथनानुसार शेखर एक जीवनी में विद्रोह के लिए विद्रोह का दृष्टिकोण भी उपस्थित हुआ है। वहाँ उनकी धारणा यह है कि क्रांतिकारी जन्मजात होता है और विद्रोह उसकी अनिवार्य नियति है। उस व्यक्तित्व तथा उसके आदर्श का निरूपण नदी के द्वीप में हुआ है। धन्यवाद।